हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे सिस्टम वेरिएबल असर्शंस के बारे में। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया मैंने एंड इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिस्टम वेरिएबल असर्शन की पता चल जाएंगी आफ्टर दिस वीडियो। एंड आफ्टर दिस वीडियो यू शुड बी एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली असर्शन। आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप असर्शन कोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन टेस्ट बेंच इन्वायरमेंट में और उसको बिना किसी हेल्प के रन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। सो मैं शुरू करता हूँ असर्शन के बारे में। सो क्या होती है असर्शन? असर्शन एक टाइमिंग चेक होता है डिजाइन या टेस्ट बेंच के सिग्नल पे। तो टेस्ट बेंच के सिग्नल पे भी मैंने बोला डिजाइन तो होता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सिग्नल्स हम डिजाइन को भेज रहे हैं वो एक कंस्ट्रेंट को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल SCL SDA सिग्नल है, अगर I2C इंटरफेस की बात करें तो उसके बीच में सेटअप और होल्ड टाइम जो होता है वो मेट हो। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये टेस्ट बेंच के सिग्नल्स को भी कंस्ट्रेंट करता है और डिजाइन के सिग्नल को तो करता ही है। एंड अगर तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं? तो एडवांटेजेस ये है कि अगर आप सिमुलेशन चलाते हो, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी सिमुलेशंस होती हैं जो कई कई घंटे चलती हैं और कई कई दिन भी चलती हैं, और एंड ऑफ रिजल्ट आए तो आपको लास्ट में पता चले कि एक टाइमिंग असर्शन की वजह से ये फेलियर है। डीबग करके आप बहुत सारा टाइम लगा के और आपको पता चले कि यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, वो डीबगिंग बहुत लंबी होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी डीबगिंग कम हो, इसलिए हम असर्शन लिखते हैं और ये कैच कर लेता है इस चीज़ को बहुत ही स्टार्टिंग में। कंपाइलेशन फेल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, वार्निंग और एरर और फेटल एंड जस्ट ए मैसेज। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज, और हम चाहें तो सिविरिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओके दिस शुड बी अ वार्निंग ओनली और मेरी सिमुलेशन चलती रहनी चाहिए, या अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मैट नहीं होती तो मेरे को फेटल एरर होना चाहिए, आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी सिमुलेशन। तो फेटल का मीन्स वो, एंड एरर मीन्स कि it will continue running but test case will fail. So these are the categories. तो आप इसको यूज करके बहुत अर्ली बग्स पकड़ सकते हो अपने डिजाइन में। दैट इज व्हाई assertions are used. Okay, now coming to the main topic, types of assertion. There are two types of assertion, immediate and concurrent. Immediate बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स assertions लिखने के लिए हेल्प सजेस्ट नहीं की जाती, मैं इस पे जाऊंगा भी नहीं। सेकंड टॉपिक पे ध्यान देंगे, concurrent. It contains sequence जो कीवर्ड है, प्रॉपर्टी जो कोर है assertion, सिस्टम वेरिएबल assertion से रिलेटेड, उस पे हम बात करेंगे। एज सेंसिटिव पे काम करता है ये। सो मेन असर्शंस पे आने से पहले की वर्ड्स समझ लेते हैं जो होते हैं। जो सैंपल होती है वैल्यू, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके लिए क्लॉक। हमारे जितने भी असर्शंस चलेंगे उसके लिए एक क्लॉक होनी चाहिए। तो वो क्लॉक बहुत ही फास्ट क्लॉक होती है, टेस्ट बेंच की क्लॉक होती है। टिपिकल वी कैन से 1 नैनो सेकेंड। अगर हम डेटा नेटवर्क की बात करें तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है GBps में, तो ये क्लॉक उसके हिसाब से और कम भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट और हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक क्लॉक होती है, रेफरेंस क्लॉक बोलते हैं इसको। तो इसके बेसिस पे जितने भी डिजाइन सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू को, उनके उनकी वैल्यू में जो चेंज आता है उसके बेसिस पे हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं उस वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, अगर मैं लिखता हूँ डॉलर रोज और सिग्नल का नाम है कोई ए सिग्नल, तो इसका मतलब ये है अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब रोज कंडीशन डिटेक्ट हुई है। मतलब ये जो क्लॉक है इसकी दो पोज एज के बीच में ये सिग्नल कहीं ना कहीं हाई गया है, कोई ए सिग्नल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिग्नल लो गया है, और ये लो कहाँ गया है? दिस एंड दिस पोजेज के बीच में, इस पोजेज से पहले। तो इस पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे और इस सिग्नल का नाम, अगर इस सिग्नल का नाम ए है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। its value will be 1 at this point, at this particular instance, और 1 ही रहेगी।
तो नाउ आई एम रिवर्टिंग बैक, वन ही रहेगी, आई एम सेइंग वन हो जाएगी यहाँ पे उस इंस्टेंस पे। तो सिमिलरली fail means fail we have understand rows means high and stable means its value remain same, जो इस इंस्टेंस पे वैल्यू थी और जो इस इंस्टेंस पे वैल्यू थी वो सेम रहेगी, मींस करंट एंड द प्रीवियस पोजेस पे जो वैल्यूज थी वो सेम है। स्टेबल मींस पास्ट का मतलब हम पास्ट में जा सकते हैं सिमुलेशंस में, सी इन वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस, और इसका सिंटेक्स ये है। For other syntax is simple, one argument, rows, fell, and but past it has more argument than one because we have to define okay, how much cycles we have to go back and design. तो ये हो गया assertions के some keywords. So let's some more keywords. These are implication operator. There are two types of operators. One is overlapping and second is non-overlapping. अगर मैं आपको example से बताऊं, let me go to draw pencil. So एक क्लॉक एज्यूम करते हैं, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक है जिस पे सारी असर्शन चलेंगी। तो लेट्स एज्यूम दिस इज सिग्नल ए, दिस ए, ओके, एंड दिस इट इज सेइंग दिस इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मींस एट द सेम इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट का मतलब है जब ये पोजेज आई और ये पोजेज आई, इसके बीच में ए हाई गया तो इस टाइम पे रोज कंडीशन आ गई सिग्नल ए पे। तो इट इज सेइंग कि बी कंडीशन भी सेम टाइम पे असर्ट होनी चाहिए, तो बी कंडीशन भी इसी के बीच में कहीं ना कहीं असर्ट होनी चाहिए, नॉट एट द सेम टाइम बट इन दो विंडो के बीच में, इस विंडो के बीच में कभी भी हाई हो सकती है। तो ये असर्शन आपके पास हो जाएगी। हम असर्शन के बारे में और भी देखेंगे, अभी के लिए ओवरलैपिंग ऑपरेटर समझ लें। सेकंड होता है नॉन ओवरलैपिंग ऑपरेटर। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए तो इसका मतलब होता है ए कंडीशन ट्रू हुई तो बी जो है वो एक क्लॉक बाद आना चाहिए, मींस दिस पोजेस और दिस पोजेस के बीच में कभी भी बी को असर्ट होना है, असर्ट होना है। हम अभी असर्ट का मतलब समझ रहे हैं हाई, ओके। देन सेकंड इज हैश एम, डिले ऑफ एम क्लॉक। अगर हम कहीं पे ये लिखते हैं कि ए सिग्नल है और उसके बाद हैश, देन वन मोर हैश एंड देन 2 एंड देन बी, तो इसका मतलब क्या है, ए सिग्नल असर्ट होने के 2 साइकिल के बाद, एक साइकिल बाद ये, 2 साइकिल के बाद यहाँ पे बी सिग्नल असर्ट होना चाहिए हमारी, अगर हमें असर्शन पास करना है। तो असर्शन आर द टाइमिंग चेक्स। सो below diagram is for this condition, this diagram is for this condition and this diagram is for this condition। ये तीनों B हैं अलग अलग सिनेरियोज के लिए। सो ये भी प्री रिक्वायरमेंट है असर्शन लिखने से पहले। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर आल्सो बेसिक थिंग्स फॉर राइटिंग असर्शंस। वन इज सीक्वेंस एंड अदर इज प्रॉपर्टी। दो चीजें होती हैं, तो हम कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स है सीक्वेंस, देन सीक्वेंस नेम ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए डिफाइन किया है ए के 2 साइकिल बाद बी आना चाहिए, एंड एंड ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे कितना बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए के 2 साइकिल बाद बी, उसके 4 साइकिल बाद सी, 5 साइकिल बाद डी एंड सो ऑन, एंड एनी अदर कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हो। रोज फेल के बी का रोज आना चाहिए एंड ये होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड रोज में और आपको बी सिग्नल में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज क्लॉक, okay, and this is B signal, okay, and B signal is like this। तो समझने की बात ये है यहाँ पे इस इंस्टेंस पे अगर हम देखें, इस इंस्टेंस पे इस पोजेस पे क्लॉक की बी भी 1 है और रोज ऑफ बी भी 1 है, क्योंकि इसके और इस विंडो में चेंज हुआ है इसलिए रोज ऑफ बी 1 है।
लेकिन अगर आप इस इंस्टेंस की बात करें, यहाँ पे बी तो 1 है लेकिन रोज ऑफ बी 1 नहीं है। रोज ऑफ बी 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इस विंडो में बी में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 1 था अभी भी 1 है, तो रोज ऑफ बी 0 रहेगा और बी 1 रहेगा। तो ये डिफरेंस है बी में और रोज ऑफ बी कहीं लिखा है तो, मतलब रोज ऑफ एनी सिग्नल और फेल ऑफ एनी सिग्नल। नाउ गो टू द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम, ये होता ऑपरेटर। तो प्रॉपर्टी क्या करती है कि जब भी प्रॉपर्टी को इन्वोक किया जाता है, कॉल किया जाता है, रेफर किया जाता है, तो जब भी लेफ्ट साइड वाला एंटीसीडेंट बोलते हैं, जब भी ये ट्रू होता है तो उसके बाद चेक किया जाता है कि ये ट्रू हुआ या नहीं, टाइमिंग को फॉलो करते हुए। अगर हुआ तो प्रॉपर्टी पास होगी, नहीं तो प्रॉपर्टी फेल होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि x जब भी ट्रू होता है तो सेम क्लॉक साइकिल पे y भी ट्रू होना चाहिए। तो हम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक असर्शन लिखी है मैंने। असर्शन है टाइमिंग चेक। एक क्लॉक है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं कि है कि नहीं। ये कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं नीचे से समझाना शुरू करता हूँ। ये दिस इज एवरीथिंग इज इनसाइड अ मॉड्यूल इन टेस्ट बेंच एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे assert property, this is optional, AP. So assert property means we are invoking the property, and name of this is the name of property, check clock frequency, okay, and if it is passing, print pass, otherwise print fail. तो ये प्रॉपर्टी को इन्वोक कर रहे हैं जो ऊपर डिफाइन है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जब भी ऑसिलेटर क्लॉक की रोज होती है, लेट अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जब भी, लेट्स सी दिस इज ऑसिलेटर क्लॉक, बिलो वाला सिग्नल ऑसिलेटर क्लॉक है, ये टेस्ट बेंच की क्लॉक है जिसके ऊपर असर्शन चल रही है ऊपर वाली। तो यहाँ पे हमारी रोज कंडीशन आ गई इस क्लॉकेज पे। तो रोज कंडीशन आ गई तो ये प्रॉपर्टी चेक करेगी कि इतने टाइम पीरियड बाद 240 से 260 इस ऊपर वाली क्लॉक पल्स के बाद हमारे फिर से पोजेज आनी चाहिए। तो समवेयर हम ये समझें ऐसे, तो हमारी ये जो पोजेज आएगी तो ये डिटेक्ट करेगा। मैंने एग्जैक्ट टाइम इसलिए दिया, कुछ टॉलरेंस बैंड देना चाह रहा हूँ। हो सकता है हमारी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो रही हो क्रिस्टल ऑसिलेटर की वजह से, ट्रिमिंग की वजह से। तो दैट इज वाई यहाँ पे ऑसिलेटर क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक हो रही है विद टॉलरेंस। अगर आप टॉलरेंस नहीं देना चाह रहे हो और करना करें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो आप एक कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हो, से 250। मेरी एवरी 250 सेकंड के बाद ये टॉगल होनी चाहिए, बट आई हैव गिवन ए टॉलरेंस पीरियड, मींस ए विंडो समवेयर लाइक दिस, इसके बीच में कहीं पे भी ऊपर जा सकती है, तो ताकि फ्रीक्वेंसी में एक टॉलरेंस आ जाए। So this is the property, simple example of oscillator clock checking, oscillator clock frequency with tolerance checking. अब यहाँ पे आप दो टर्मिनोलॉजी और दिख रहे हैं, डिफॉल्ट क्लॉकिंग। अगर आप डिफॉल्ट क्लॉकिंग दे देते हैं कि मेरी जो क्लॉक है ना, डिफॉल्ट क्लॉक जो ये वाली क्लॉक है, दिस इज डिफॉल्ट क्लॉक, ये है पोजेज ऑफ सिमुलेशन क्लॉक जो टेस्ट बेंच में मैंने डिफाइन की है, थोड़ी देर में देखेंगे ये यहाँ पे कैसे पहुंची। दिस इज इनपुट, सिमुलेशन क्लॉक इज इनपुट दिस मॉड्यूल। तो आपको बार बार प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्लॉक की। एक बार आपने डिफॉल्ट क्लॉक बना दी तो कितनी भी प्रॉपर्टी लिखो इस फाइल में, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन टाइप, आपको कभी क्लॉक की चिंता नहीं करनी, सारी प्रॉपर्टी इस क्लॉक पे चलेंगे। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट क्लॉक नहीं देते हो या डिफॉल्ट क्लॉक पे ओवरराइड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो एट रेट पोजेस क्लॉक, यू कैन डिफाइन द क्लॉक हियर कि कौन सी क्लॉक पे आप ऑपरेट करवाना चाह रहे हो। सेकेंड इज डिसेबल इफ दिस, आप चाहो तो प्रॉपर्टी चेकिंग को डिसेबल कर सकते हो गिवन टाइम पे। फॉर एग्जांपल आपकी चिप अभी ऑन ही नहीं हुई है, पीओआर में नहीं है, आउट ऑफ रीसेट नहीं आई है, तो ये किसी कंडीशन में है जहाँ पे आपको पता है अभी तो प्रॉपर्टी चेक करने का फायदा नहीं है, तो वहाँ पर आप डिसेबल लिख सकते हो पर्टिकुलर डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डिसेबल द प्रॉपर्टी इफ
पोजेज ऑफ बूटिंग, आपका बूट प्रोसेस चल रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, किसी चिप पावर से बाहर आ रही है, ओटीपी के कंटेंट्स लोड हो रहे हैं रजिस्टर्स में, चिप काम करने, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है, आपने आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो आपने उसको ऑप्शंस दिए कि इस टाइम पे चेक मत कर, क्योंकि आपका स्मार्टफोन रीस्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे आप डिसेबल कर सकते हो टाइमिंग चेक्स। सो दीज आर द एग्जांपल these about these two things. Let's go to the next things. तो आप इसको डिजाइन में कैसे इंटीग्रेट करोगे? एक तो ऊपर वाली फाइल आपने अभी देखी, दिस फाइल, दिस इज द डिफॉल्ट, इसमें कितने भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखी है। नाउ नेक्स्ट इज बाइंडिंग, आपको दो फाइल चाहिए टेस्ट बेंच में हुकअप करने के लिए प्रॉपर्टी, एक आप जहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हो, जैसे यहाँ लिखिए प्रॉपर्टी, सेकेंड आपको एक बाइंडिंग फाइल बनानी होती है। फॉर एग्जांपल आप डिजाइन हायरार्की में, दिस इज द सिंटेक्स, चार इसमें वर्ड्स या यू कैन से 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मॉड्यूल बाइंडिंग, देन बाइंड, दिस इज द फर्स्ट फिक्स वैल्यू, सेकंड इज द पाथ ऑफ डिजाइन, डिजाइन का पाथ है टेस्ट बेंच डॉट डिजाइन टॉप डॉट ABC हायरार्की। सो इस डिजाइन हायरार्की पर आप ये प्रॉपर्टी को अपेंड करना चाह रहे हो, मींस व्हेन यू debug योर टेस्ट केस, तो आपको वहां पे ये ब्लॉक बना हुआ दिखेगा। देन दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल जो आपने ऊपर डिफाइन किया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी चेक, फ्रीक्वेंसी चेक, देन फ्रीक्वेंसी चेक इंस्टेंस, नेम ऑफ द इंस्टेंसिएशन, दिस इज मॉड्यूल नेम, दिस इज इंस्टेंसिएशन नेम। तो वहां पे आप बोल सकते हो, जो वहां पे आपने 3 इनपुट दिए थे ऊपर, 3 इनपुट 1 2 3, तो वो इनपुट बाहर से कहाँ से कनेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल सिमुलेशन क्लॉक, सिमुलेशन टेस्ट बेंच में एक सिमुलेशन क्लॉक डिफाइन कर रखी है और वो हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक है, उसको क्लॉक को आपने इस वाले मॉड्यूल में इनपुट दे दिया सिमुलेशन क्लॉक, जो कि आपने डिफॉल्ट बना दी, डिफॉल्ट क्लॉक जिस पे सारी प्रॉपर्टी चलेंगी। ऐसे ही आप जो अब किसी डिजाइन का सिग्नल था कोई ऑसिलेटर क्लॉक, वो है एक्चुअल में एक डिजाइन का सिग्नल, टेस्ट बेंच देन डिजाइन हायरार्की अप टू ए सर्टेन लेवल डेप्थ, और जो इस डेप्थ पे जाके आपने उस सिग्नल को पकड़ा और उसका नाम है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्लॉक, तो आपने उसको ऑसिलेटर क्लॉक नाम से दूसरे मॉड्यूल में फीड कर दिया, जो कि इस फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा कि ये फ्रीक्वेंसी सही से काम कर रही है कि नहीं इनसाइड डिजाइन। एंड सिमिलरली यू कैन कैप्चर अदर डिजाइन सिग्नल्स यहाँ पे डायरेक्टली और गिव इट टू द मॉड्यूल। ओके, सो दीज, ये दो फाइल आप दो के टेस्ट बेंच में असर्शंस को हुकअप कर सकते हो, एंड इट विल वर्क। आप जो भी एनवायरनमेंट यूज करते हो, प्रोवाइड दीज टू फाइल्स एंड योर property will start working. Let's go to the next slide now. आप प्रॉपर्टी के अंदर सीक्वेंस को, हमने थोड़ी देर पहले देखा था सीक्वेंस एंड प्रॉपर्टीज का सिंटेक्स, तो आप एक सीक्वेंस को कॉल कर सकते हो, इन्वोक कर सकते हो फ्रॉम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ए कोई सिग्नल है, जब भी ए आता है, दिस इज बाय डिफॉल्ट क्लॉक, टेस्ट बेंच क्लॉक, आप कह रहे हो कि जब भी मेरा ए आता है, ये इसके बाद आया है, तो यहाँ पे इन्वोक होगा, यहाँ पे इसका ए डिटेक्ट हुआ। जब भी ए आता है तो आप चाह रहे हो कि मेरा एक सीक्वेंस कॉल हो जाए, और सीक्वेंस में आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सीक्वेंस में डिफाइन किया था मेरा ए के बाद बी आना चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि ए के बाद बी आना चाहिए, एंड यहाँ पे आप और कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। whenever my x, if this is x, my x signal is getting asserted, फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, इसके बाद y आना चाहिए, y के 2 इतने सेकंड बाद z आना चाहिए, एंड 1 सेकंड बाद z आना चाहिए, एंड देन उसके 5 सेकंड बाद p q r s t आने चाहिए। तो आप इस बड़े पार्ट को तोड़ के एक सीक्वेंस में डिफाइन कर सकते हो, और सीक्वेंस यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो। ये है असर्शन, ताकि आप छोटी छोटी चीजों को यूज कर लो। दिस इज वे ऑफ वर्किंग। Now our last topic I want to summarize, एक छोटी प्रेजेंटेशन में या डिस्कशन में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, तो इसलिए बट यू कैन आस्क योर फीडबैक क्वेश्चंस
मैं वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा अगर आपको स्पेशल क्वेरीज हो तो। सो मैंने समराइज कर दिया है ऑल द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर these are the operators and these are the meaning of the, for example, a implicit m b means a is a signal, b is a signal, m is the number of cycles of delay। इसका मतलब ये है कि a सिग्नल आने की अगर ये m की वैल्यू 5 है तो 5 साइकिल्स बाद b आना चाहिए। so this is cover and this is also we have seen in the example। a आने के 5 से अगर m एंड n की वैल्यू 5 to 10 है या 5 to 7 है तो a सिग्नल जब भी आता है तो b सिग्नल उसके 5 to 7 विंडो में आ जाना चाहिए। कभी भी आ सकता है, आफ्टर 5, आफ्टर 6 और 7। अगर a एग्जांपल लें हम, a यहाँ पे असर्ट हुआ आपका, इस पॉइंट पे अगर a डिटेक्ट हुआ, अगर रोज ऑफ a लिख रखा था आपने, तो आपका b आना चाहिए इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका बी कभी भी आ सकता है। ठीक है, आई एम रोज ऑफ बी, जब मैं बी बोल रहा हूँ तो रोज ऑफ बी बोल रहा हूँ। तो दिस इज मीनिंग ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स। देन दिस इज स्टार एंड, इसका मतलब ये है कि आपका दिस इज कंसेक्यूटिव, कि आपका ए आने के बाद, फॉर एग्जांपल ये ए था तो बी आपका आना चाहिए। अगर आपने ऑपरेटर ये यूज किया है तो सेम क्लॉक साइकिल से बी भी शुरू हो जाना चाहिए और लगातार 5 साइकिल तक रहना चाहिए। इसका मतलब अगर एम की वैल्यू 5 है तो, ठीक है, पहले का मतलब था आफ्टर एम साइकिल्स, दूसरे इसका मतलब है कंसेक्यूटिवली फॉर दैट मच साइकिल्स। इसका मतलब है कंसेक्यूटिवली फॉर एम टू एन साइकिल्स। इसका मतलब है नॉन कंसेक्यूटिवली, आपका एम की वैल्यू 5 है तो 5 बार आना चाहिए, लेकिन कंसेक्यूटिवली जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ए ये था तो आपका बी यहाँ से कभी आ सकता है, कभी नहीं, कभी आ सकता है, कभी नहीं, लेकिन आपका, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैंने समझाने के लिए बोल देता हूँ। देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये मेरे को करना नहीं चाहिए था। हमेशा ऊपर वाली क्लॉक जो सिमुलेशन क्लॉक है इतनी फास्ट लेनी है कि हमारी कोई भी सिग्नल की हाई और लो सेम विंडो में ना आए। मीन्स दो पोजेस के बीच में दो पोजेस, हाई पोजेस एंड लो, नेगेज एंड पोजेस ना आए। तो इस प्रकार का हमें सिलेक्शन करना होता है। तो ये टेस्ट मैच क्लॉक हम जितना चाहें उतना फास्ट ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अगर बहुत ज्यादा फास्ट क्लॉक लोगे आप तो सिमुलेशन टाइम पे असर पड़ता है, तो उसके बीच में आपको ट्रेड ऑफ करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोंट कंसिडर दिस, कंसिडर दिस मैं ये इस पे बता रहा था। तो 5 बार आने चाहिए, लेकिन नॉन कंसेक्यूटिव है, आपको 5 कभी भी आ सकती है ऑन ऑफ करके। अगर 5 बार आ गई तो पास हो जाएगी। एम टू एन का मतलब है कि 5 to 7, अगर एग्जांपल 5 and 7 एम एंड एन की वैल्यू, तो 6 बार भी आ सकती है, 7 बार भी आ सकती है, 5 बार भी आ सकती है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर है काफी सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब आप थोड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस एक अगर आप एडिशनल देखते हैं, अगर ए आता है तो बी आना चाहिए। फोर, अगर एम एन एन 5 and 7 है तो 5 और 7 के बीच में एन आना चाहिए, और इमिडिएटली आफ्टर दैट इतने डिले के बाद सी सिग्नल आ जाना चाहिए। अगर ये यूज करते हो तो, और ऊपर वाला यूज करते हो हैश हैश 11 सी के, तो कभी भी सी आ सकता है, लेकिन एक यूनिट साइकिल के बाद 1 2 3 4 5 या इनफाइनाइट टाइम तक, तो आपकी प्रॉपर्टी पास होगी। लेकिन नीचे वाली प्रॉपर्टी पास होने का मतलब है जैसे ही 6 कोई भी वैल्यू आई उसके तुरंत बाद 1 सेकंड के डिले बाद ही सी चेक किया जाएगा। अगर सी असर्ट नहीं मिला तो फेल हो जाएगी प्रॉपर्टी। सो दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट। सो एंड देयर आर सम अदर सिग्नल्स, some these are quite simple and not so much frequently used। ऊपर वालों से हम काफी कुछ कर सकते हैं and frequently used and काफी सिनेरियो बनाया जा सकता है। So I will stop this presentation here। If you like this video, let me know, share your feedback and let me know if additional topics you want me to cover। Thanks so